जय हिंद दोस्तों। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो एप्टीट्यूड में इनिशियल टॉपिक होता है, यानी कि प्रारंभिक टॉपिक होता है, और उस टॉपिक में है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब क्या हो गया? एक्चुअली नंबर सिस्टम का मतलब है संख्या पद्धति। देखिए पूरे के पूरे टॉपिक में 10 से 11 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और इन 10 से 11 टाइप के क्वेश्चंस में हम एक एक करके पूरा का पूरा समझते हैं, और पूरा का पूरा समझने के बाद हम एक एक स्लाइड के साथ इन क्वेश्चंस का मेथड्स देखेंगे, किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। एक्चुअली संख्या पद्धति होती क्या है और संख्या पद्धति को यूज कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं टू टाइप के नंबर। एक तो होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। देखिए एक तो होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, यानी कहेंगे हिंदी में कहेंगे रियल नंबर को कहेंगे वास्तविक संख्याएं, और इमेजिनरी नंबर्स को कहेंगे हम काल्पनिक संख्याएं। देखिए वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं, सबसे बड़ी बात यह आती है कि जब तक हम 10वीं क्लास तक पढ़ते हैं तब तक हम सिर्फ रियल नंबर्स पढ़ते हैं, और जब 11वीं में जाते हैं तो एक टॉपिक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां पे हम लोग इमेजिनरी नंबर्स पढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर्स की बात करें, मैं आपसे कहूं कि वास्तविक संख्याएं जो है वो 10th तक पढ़ाते हैं हर एक स्कूल्स में, ठीक है। उसके बाद इमेजिनरी नंबर्स 11th का टॉपिक है, फिर हम 12th में आ जाते हैं, धीरे धीरे फिर आगे जाते हैं तो इन नंबर्स की क्लासिफिकेशन का पता लगता है। मैं आपको जितने भी नंबर्स होते हैं इनका पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन बताऊंगा। सबसे पहले रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। देखिए इमेजिनरी नंबर की पहले बात करते हैं क्योंकि इसका छोटा सा ही पार्ट है। इमेजिनरी नंबर जो होते हैं वो आयोटा की फॉर्म में दर्शाए जाते हैं, यानी आयोटा, जैसे 2 आयोटा, 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर 105। जैसे रूट ओवर -1 जो होता है, रूट ओवर -1 जो होता है, इस रूट ओवर -1 को हम लोग यहाँ पे रूट ओवर -1 को जो है वो बोलते हैं आयोटा, ठीक है। ठीक है, आयोटा जो है इमेजिनरी नंबर्स, क्योंकि अंडर रूट के अंदर, यानी किसी भी रियल नंबर्स में अंडर रूट के अंदर जो है, अंडर रूट के अंदर हम कभी भी नेगेटिव साइन जो है काम में नहीं लेते, जहां तक बात करते हैं हम लोग इसकी, ऐसे नंबर्स की, रियल नंबर्स की। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स, यानी काल्पनिक संख्याएं। इमेजिनरी यानी काल्पनिक। और एक नंबर जो है, जैसे वास्तविक जो नंबर होते हैं, वास्तविक नंबर जो होते हैं, वास्तविक नंबर का मतलब होता है कि वे नंबर्स जिन्हें रीड किया जा सकता है, समझा जा सकता है, और जो एग्जिस्ट भी करते हैं। जैसे देखिए यहां पे रैशनल नंबर्स होते हैं और इरेशनल नंबर्स होते हैं। यहां पर बात करते हैं इन नंबर्स को, तो रैशनल नंबर्स जो होते हैं परिमेय, यानी इनको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, ठीक है। और यहां पे इरेशनल नंबर जो होते हैं परिमेय संख्याएं, और यहां पे इरेशनल होते हैं, इनको बोलते हैं अपरिमेय, इनको बोलते हैं अपरिमेय। तो ये परिमेय, यदि आप इस पूरी स्लाइड को समझ जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि रियल में नंबर्स को कितने टाइप से क्लासिफाइड किया जा सकता है, ठीक है। यानी ये रैशनल, इरेशनल। अब बात करते हैं रैशनल नंबर्स में। जैसे बात करें रैशनल नंबर्स में 5, 7/3, -5, 8, सारे के सारे नंबर रैशनल नंबर्स जो है वो दे रखे हैं यहाँ पे आपको। इरेशनल नंबर्स जो होते हैं, अब देखिए सबसे बड़ी बात, ये रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या कहते हैं, अगली एक स्लाइड में डिफरेंट इनकी 3 डेफिनेशंस भी हम लेंगे। अभी मैं आपको बता देता हूं कि वे नंबर जो आसानी से p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इन नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। यानी कि देखिए नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। से आप इसे हटाइएगा, जैसे आपको पता करना है कि अपरिमेय और परिमेय क्या होते हैं। जैसे नंबर्स कैन बी रिटन, यानी कि नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। उन नंबर्स को हम लोग कहते हैं जनरली के, हटाइएगा इसको, और वे नंबर्स जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उन नंबर्स को हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब बात करते हैं कि p/q की फॉर्म में जो नंबर लिखे जाते हैं उन्हें कहते हैं रैशनल। तो यहां पे देखिए जो p/q की फॉर्म में, जैसे √2 एक नंबर है, √2 एक नंबर है, जैसे √2 एक नंबर है, उस जैसे आप देखिएगा, अब जैसे √2 एक नंबर है, तो वो नंबर जो है √2 जो है
इसको हम लोग लिखेंगे 1.414 एंड डैश 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 डैश, ये चलता रहता है। √3 जो है उसको 1.732 एंड ये नंबर ऐसा है जिसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिख भी नहीं सकते और ये नंबर टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, इसलिए ये नंबर हो गया अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है, ये हो गई अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे इसी स्लाइड की बात करें यदि हम, तो अब देखिए इंटीजर्स होते हैं, फ्रैक्शंस होते हैं, इसके बाद में रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के क्लासिफिकेशन के जस्ट बाद में यदि हम बात करें तो रैशनल नंबर, इरेशनल और रैशनल, अपरिमेय और अपरिमेय के बाद में इंटीजर्स नंबर होते हैं और फ्रैक्शन नंबर होते हैं। देखिए इंटीजर नंबर क्या होते हैं, वे संख्याएं जो पूर्णांक होती हैं, यानी डेसिमल के बाद, यानी डेसिमल तक वो पहुंचता ही नहीं है, डेसिमल से पहले टर्मिनेट हो जाता है। ओके, और एक होते हैं फ्रैक्शन जो यानी कि 0.05281 यानी दिस 5 इस तरीके से चलता रहता है। उसके बाद देखिएगा नंबर्स में, उसके बाद आएंगे हम लोग इंटीजर नंबर और फ्रैक्शन नंबर्स, इंटीजर और फ्रैक्शन के अंदर आएंगे। तो इंटीजर और फ्रैक्शन की बात करेंगे तो मामला यह है कि इंटीजर में सारे नेगेटिव और सारे पॉजिटिव नंबर हैं इंक्लूडिंग 0। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फ्रैक्शंस की। देखिए दोस्तों, फ्रैक्शन जो होते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स जो होते हैं, वो उनका भी एक टाइप होता है। जैसे मैं आपसे बताऊं कि फ्रैक्शन नंबर्स का जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, फ्रैक्शन भी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक ऐसा फ्रैक्शन यदि मान लो किसी संख्या का किसी संख्या में भाग दिया और वो संख्या टर्मिनेट हो गई, यानी 1/2 है, 1/2 जैसे सपोज ये ले लीजिए 1/2, ये या 0.5, ये संख्या टर्मिनेट हो गई। एक 1/3, 0.3333 ये चलता रहेगा, ये टर्मिनेट नहीं हुई। तो एक तो होती है फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग, एक फ्रैक्शन होती है नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये भी एक फ्रैक्शन का एक टाइप है, इस टाइप को भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, नंबर जो होते हैं वो नेगेटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं और एक होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, इंटीजर में देखिए नेगेटिव इंटीजर हो गए, पॉजिटिव इंटीजर हो गए, ये होता है। फिर नंबर में होल नंबर होते हैं। होल नंबर्स का मतलब जहां पे, जैसे आपने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होते हैं, होल नंबर जिसमें 0 इंक्लूड किया जाता है, उसके बाद 0 1 2 3 ये जो भी है। अब आप बात करेंगे होल नंबर्स में, होल नंबर्स में क्या है, एक तो 0 इंक्लूड किया जाता है, 0 के अलावा यदि आप नंबर्स को लेंगे तो इन नंबर्स को बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। ये सारे नेचुरल नंबर हैं। नेचुरल नंबर में इवन नंबर्स होते हैं और ओड नंबर्स होते हैं, आपको पता होगा। इवन नंबर जिनमें 2 का भाग जाता है, ओड नंबर जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है, जैसे ये है। ठीक है, अब इवन नंबर में भी देखिए 2 टाइप के नंबर डिवाइड किया गया है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। यानी प्राइम नंबर का मतलब हो गया कि इवन नंबर के अंदर प्राइम नंबर जो है वो केवल 2 है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में भी। और उसके बाद कंपोजिट नंबर जिनमें 2 का, जिनका कहने का मतलब हो गया कि जो जिनका फैक्टराइज किया जा सकता है, जिनका गुणनखंड निकाला जा सकता है, कंपोजिट नंबर। और उसके बाद यदि आप बात करेंगे ओड नंबर की, ओड नंबर में देखिए तो 1 है, फिर प्राइम नंबर्स हो गए और फिर कंपोजिट नंबर। अब आपको बताना है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो प्राइम नंबर जिनके फैक्टर किए जा सकते हैं, और यहाँ पे प्राइम नंबर यानी ओड नंबर में वो प्राइम नंबर जिनके फैक्टर नहीं हो सकते। तो ये हम लोगों ने ये नंबर सिस्टम का जो पूरा का पूरा ये जो है टेबल हमने। आगे चलते हैं नेक्स्ट देखिएगा, नंबर सिस्टम के अंदर हम लोग जो पढ़ते हैं जैसे फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है, एक्चुअली फेस वैल्यू होती क्या है, फेस वैल्यू हिंदी में आप ऊपर लिखा हुआ है वैसे जातीय मान। जातीय मान क्या होता है, जैसे देखो सपोज करो कि मैंने लिखा 828183। अब देखिए यहाँ पे आप एक चीज समझेंगे, जैसे आप एक आराम से यदि आप एक चीज समझना चाहें तो देखिए, जैसे मैं एक छोटा एग्जांपल लूं 828, इस 8 का मान तो 8 है और इस 8 का मान जो है वो, इसको मैं लिख सकता हूँ 8, इसको लिख सकता हूँ 20 और इसको लिख सकता हूँ 800। ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए 8 × 10 की पावर 0 और 2 × 10 की पावर 1 प्लस 8 × 10 की पावर 2। ये समझ में आ रहा है आपको? यानी आप एक चीज देखिएगा, यहां पे मेन जो चीज है वो है क्या, कि यहां पे ये जो है ये प्लेस को शो कर रहा है। ये जो 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 है, ये प्लेस को शो कर रहा है एक्चुअली कि यहाँ पे प्लेस क्या लेना है। अब बात करते हैं कि इस 8 की वैल्यू देखिए हम लोग लिख सकते हैं 800 प्लस इसको लिख सकते हैं 20 प्लस 8।
यानी ये हुआ 828। आप देखिए अकेला, यानी यहां पे एक मजेदार कॉन्सेप्ट ये है कि इसकी वैल्यू 800 और इसकी वैल्यू 8, ठीक है ना, जबकि डिजिट तो सेम है। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो चेंज हुआ ये प्लेस वैल्यू के हिसाब से हुआ, यानी स्थानीय मान इस 8 का तो 800 है और इस 8 का 8 है, ठीक है। तो लेकिन फेस वैल्यू की यदि हम बात कर रहे हैं तो फेस वैल्यू इस 828 में यदि ये भी कहा जाए कि यहां पे आपको इसका और इसका, इन दोनों का आपको बताना क्या है, यहां पे इसका फेस वैल्यू बताना है तो इसका भी 8 आएगा और इसका भी 8 आएगा। लेकिन यदि हम 828 की बात करें और जब हमने लिखा है इसको हम 8 लिखेंगे, इसको हम 20 लिखेंगे, इसको हम 800 लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, ठीक है ना। इस तरीके से ये 800 है। अब यहाँ डिफरेंस ये आ जाता है कि भाई ये तो 8 है और ये 800 है, ऐसा कैसे हो गया? देखिए ये हो गया इनकी प्लेस के हिसाब से, यानी कि यहाँ प्लेस वैल्यू चेंज हो गई, इस वजह से यहाँ पे इस तरीके से ये बना है। अब लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स के। डिविजिबिलिटी रूल्स, भाजकता के नियम। और भाजकता के नियम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो कंसेप्ट होते हैं एप्टीट्यूड के, ये बहुत छोटी क्लासेस से शुरू हो जाते हैं, लगभग 3rd क्लास से ही शुरू हो जाते हैं, 3rd 4th 5th से ही शुरू हो जाते हैं। तो ये चीजें, लेकिन इसके क्वेश्चंस जो बनते हैं कंपटीशन में बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं भाजकता का जो नियम है, डिविजिबिलिटी जो रूल्स हैं, डिविजिबिलिटी रूल में 2 का नियम ये है कि इनके इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 हो, ठीक है, तो ही संख्या 2 से विभाजित होगी। 3 का नियम ये है कि आपके सम ऑफ डिजिट्स, यानी कि सम ऑफ डिजिट्स का मतलब है यानी कि किसी भी संख्या के सभी अंकों को यदि योग कर दिया जाए और योग करने के बाद में यदि 3 का भाग चला जाए तो वह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित। बात करते हैं 4 की। देखिए 4 में लास्ट 2 डिजिट जो होते हैं, लास्ट के 2 डिजिट जो होते हैं यदि वो विभाजित होते हैं, लास्ट के 2 डिजिट जो हैं यदि वो विभाजित होते हैं 4 से, तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। अब 5 की बात करें, 5 का क्या है, यानी इकाई अंक जो है 0 और 5 आ जाए तो वह संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित होगी, है ना। यहाँ पे हम लोग ये बात कर रहे हैं। 6 की बात करें, यदि 2 और 3 का पूरा भाग चला जाए किसी में तो वह संख्या 6 से विभाजित। 7 की बात करें, यदि किसी संख्या के नंबर्स को, यानी कि डिजिट जो है, जो डिजिट हैं, यदि किसी संख्या के डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके यदि उस संख्या में से घटा दिया जाए और लास्ट में रिजल्टेंट 0 बच जाए या 7 का मल्टीपल बच जाए तो वह संख्या 7 से डिवाइड होगी। यदि 8 की बात करें तो किसी संख्या के 3 नंबर्स, लास्ट 3 नंबर्स, यानी कि अंतिम 3 संख्याएं यदि 3 से विभाजित होती हैं तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। यदि लास्ट के 3 डिजिट यदि 8 से विभाजित है तो वह संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित होगी। अब बात करते हैं 9 की। 9 का रूल बिल्कुल उसी की तरह चलता है जो कि हमारे पास 3 का है कि आप सम ऑफ डिजिट्स जो है, आप अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट्स यानी अंकों का जो योग है, यदि वह 9 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या पूरी तरीके से 9 से विभाजित होगी। अब देखिएगा इसमें है क्या, 2 का नियम हमने देखा जिसमें इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होने चाहिए। 3 का नियम देखा कि अंकों का योग जो है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। 4 का नियम, लास्ट के 2 डिजिट में भाग जाना चाहिए 4 का। उसके बाद 5 जो है 0,5, यानी 5 का जो है लास्ट के इकाई अंक में 0 और 5 होने चाहिए। अब 6 का नियम है वो है कि आपके पास 2 और 3 दोनों का यदि भाग जाता है तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी।
बात करते हैं 7 की, यानी कि डिजिट को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करते करते लास्ट में 0 बच जाए या फिर मल्टीपल ऑफ 7 बच जाए तो वह संख्या पूरी तरह विभाजित होगी 7 से। 8 का देखिए लास्ट के 3 डिजिट में यदि 8 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो भी ऐसा हो जाता है कि 8 का भाग चला जाएगा। 9 का देखिए सम ऑफ डिजिट्स जो है, अंकों का जो योग है, अंकों के योग में यदि 9 का भाग चला जाता है तो वह संख्या पूरी तरह विभाजित। अब देखिए इसमें क्वेश्चन आते कैसे। सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कि जैसे 2 3 5 स्टार 8, ठीक है। अब देखिए 2 3 5 यहाँ पे, अब मुझे इसमें 3 का भाग देना है। क्वेश्चन है ये, सपोज करिए मुझे इसमें 3 का भाग देना है। अब मुझसे पूछा जाए कि स्टार की मिनिमम वैल्यू बताओ कि यह संख्या 3 से डिवाइड हो जाए, तो हमें क्या करेंगे, अंकों को जोड़ेंगे 2 + 3 + 5 प्लस स्टार प्लस 8, ठीक है। 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 प्लस स्टार, और हमें भाग देना है 3 का। देखिए यदि मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है इसकी, तो मिनिमम वैल्यू तो देखिए आप स्टार को 0 रख दीजिए यहाँ पे, यानी 18 + 0/3, तो यानी 18/3 यानी कि 6, यानी कि ये पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब हो गया कि स्टार की वैल्यू आप 0 रख सकते हैं, यानी इस स्टार को आप 0 रख सकते हैं, तो भी ये संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। क्योंकि देखिएगा 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 0 10, 8 18, और 18 में हम लोग 3 का भाग दे पा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं भाजकता के नियम। अब देखिए इसी क्वेश्चन में यदि आप लोगों को एक नियम और मैं बता देता हूं आपको, 11 का एक नियम होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है 11 का, और 11 का जो नियम होता है उसमें क्या है कि भाई 11 के नियम का मेथड क्या है। मेथड ये है कि आपको इवन प्लेस माइनस ऑड प्लेस डिवाइड बाय 11, मतलब किसी भी अंक के सम स्थान और विषम स्थानों पर जो अंक दिए गए हैं उनको योग करिए, उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करिए। यदि 0 और 11 का मल्टीपल आ जाता है तो वह संख्या पूरी तरीके से विभाजित होगी 11 से। मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाता हूं। देखिए इसको हम लोग एक क्वेश्चन से समझते हैं। इसका एक क्वेश्चन लेते हैं, देखो इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, भाजकता के नियम में इसको देखिएगा आप किस तरीके से हम लोग समझते हैं। देखिए सपोज करिए कि क्वेश्चन है 2 3 8 5 6। अब मुझे बताना है कि यदि यह संख्या 11 से विभाजित होगी या नहीं होगी। यह संख्या 11 से विभाजित होगी या नहीं होगी, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले आप नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 और 5। देखिए विषम स्थान पर 2 आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है। आप और इन नंबर्स को, ये सम स्थान के नंबर हैं, इनको आप अलग से जोड़िएगा। आप जोड़िएगा 2 2 + 8 + 6 -3 + 5, यानी कि ये हो गया 2 और 8 10, यानी 16 -3 8 आ गया 8, और इसमें 11 का भाग दीजिए। यदि भाग नहीं जा रहा है तो यह संख्या भी विभाजित नहीं होगी, यह संख्या भी विभाजित नहीं होगी, यानी यह संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी यदि हमारा 11 का भाग यहाँ पे नहीं जा। लेकिन देखिए यदि 11 का भाग जा रहा है, यदि 11 से यह संख्या डिवाइड हो रही है, तो फिर आपको भाजकता के नियम अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको और क्वेश्चन लेके दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे 2 का नियम बड़ा आसान है। जैसे मैं एक सबके एक क्वेश्चन लेता हूं। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिया 2 के लिए, 2 5 8 6 8। आप मुझे बताइए इसमें 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे 8 है, यानी कि 0 2 4 6 और 8 जैसे ही आएगा 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, यानी ये क्वेश्चन इसका हो गया। अब चलते हैं 3 का। 3 का मैंने अभी किया था, सम ऑफ डिजिट करना है आपको। फिर भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि मान लिए 2 5 6 8 1, इसमें 3 का भाग जाएगा कि नहीं, आप ऐड करिएगा इनको। 2 + 5 + 6 + 8, 2 5 6 + 8 + 1, यानी 2 और 5 7, 7 और 6 13, 13 और 8 21 और 22,
यानी कि 22 में 3 का भाग नहीं जाता, तो यह संख्या 3 से विभाजित नहीं। अब 4 का लेते हैं क्वेश्चन कि 25900824। यह संख्या 4 से विभाजित होगी कि नहीं? आपको क्या करना है, आपको करना यह है कि ये देखिए लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट जो आपने देखे हैं इसमें 4 का भाग जाता है, तो यह संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है, ये भी हो गया। अब देखिएगा आप 5 का सिंपल है 52505। लास्ट का डिजिट देखिएगा, लास्ट का डिजिट यहां देखिएगा, यहां 5 है, यानी कि यह संख्या जो है 5 से विभाजित होगी। अब देखिएगा इसमें हम लोग अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि 5 का भी हो गया। अब बात करते हैं 6 की, जैसे 2356। अब बात कीजिए कि ये संख्या 6 से विभाजित होगी या नहीं होगी, इसका कैसे पता करेंगे? देखिए सबसे पहले तो देखिए इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है क्योंकि इकाई अंक ये है। अब बात करते हैं कि 3 का जा रहा है कि नहीं जा रहा। 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16, यानी 16 में 3 का नहीं जाता, तो यह संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। आपको इस तरीके से चेक करना है 6 के विभाजन का रूल। बात करते हैं कि 7 की, जैसे 7 का एक देखिए जनरली आपको किसी बुक में बहुत रेयर केस में आपको मिलेगा 7 का नियम। मैं आपको बताता हूँ इसको चेक कैसे करते हैं। जैसे कोई छोटी संख्या लेते हैं 235, इसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं जाता? देखिए 245 या 245 ले लीजिए, छोटा संख्या ले लीजिए। देखिए इसमें जाता है कि नहीं 7 का भाग, इसको कैसे चेक करेंगे? आप एक काम करिए, 245 में इकाई अंक जो है, इकाई अंक क्या है? 5 है, इसका डबल कीजिए, घटाइए, कितना आ गया? 14। ठीक है, आप अब इसमें 7 का भाग दीजिए, पूरा भाग जा रहा है, इसका अर्थ है कि 7 का पूरा पूरा भाग इसमें जाएगा। वैसे भी देख लीजिएगा 245 में 7 का भाग देंगे हम लोग, तो देखिए 7 या 21 बच गया कितना? 3, 7 5 35, क्या आ गया? पूरा पूरा भाग चला गया। अब देखिए हम अगला लेते हैं कि 8 का भाग 9 का और 11 का जो नियम है उसके क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक, अब देखिए अब हम लोग जो बच गया था उसको और देखते हैं कि 8, 9 और 11 का नियम और देखते हैं। 8, 9 और 11 का नियम क्या कहता है? 8 का मतलब तो ये हो गया कि जैसे इस पे क्वेश्चन लेंगे कि 2 5 6 8 9 2 5 8, आप बताइए इसमें 8 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा? आप लास्ट के 3 डिजिट में भाग दे लीजिए, 8 का दीजिए 832, 8 से डिवाइड कीजिए 1, यहाँ पे भाग दीजिए। आप 8 नहीं जा रहा है, यहाँ पे 3 उतारिए, नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे 0 8 8 32, यानी कि 104 आ गया। 832 में आप जब भाग देंगे तो 104 आ गया। यानी कहने का मतलब हो गया कि 104 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32, यानी कहने का मतलब यहाँ पे पूरा पूरा भाग जाएगा 8 का, क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं। अब बात करते हैं 9 की। 9 की तो मैंने अभी एक क्वेश्चन भी कराया है, 2 3 5 6 8 1। आप इनके अंक ऐड करिए, 2 3 + 5 + 6 + 8 + 1, 2 3 5 5 10 10 और 6 16 16 और 8 24 रे 25। 25 में 9 का भाग नहीं जा रहा है, इसका अर्थ है कि ये संख्या 5 9 से डिवाइड नहीं हो। आगे लेते हैं क्वेश्चन 11 के लिए। 11 के लिए क्वेश्चन यदि आप लेंगे तो इसका देखिए ये इंपॉर्टेंट है। 11 का जो नियम है ये इंपॉर्टेंट नियम है, इसको देखिएगा। ग्यारह का नियम देखिए, 11 के नियम में क्या है? 11 के लिए क्वेश्चन लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल में। 11 के लिए यदि क्वेश्चन लें हम लोग तो 11 के लिए क्या क्वेश्चन आएगा? देखिए देखिए क्वेश्चन हम ले लेंगे 2 3 5 6 8। ये जैसे है
1 2 3 कुछ भी ले लीजिए आप, 8 आगे तक ले लीजिए। तो आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि यहाँ पे नंबरिंग करनी है, ठीक है। अब आपको विषम स्थानों पर एक तो 2 है, एक 5 है, और एक 8 है, एक 7 ये है, और एक ये 9 है, ठीक है। विषम स्थान पर है, इनको जोड़िए। 2 और 5 7, 7 और 8 15, 17, 17 और 8 17 और 8 25, 17 और 8 25, 25 में से आप घटाइएगा, 25 में से आप सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, 25 जो है इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे आप 3 और 6 9, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 घटाइए, आपके पास आ गया 12। यानी 12 है वो 11 से डिवाइड नहीं होता, 12 है वो 11 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं है। यह रूल सिंपल काम करेगा 11 के केस में। ओके, अब देखिए अगली स्लाइड लेते हैं, नंबर ऑफ प्राइम डिविजर्स, यानी कि नंबर ऑफ प्राइम डिविजर्स कैसे निकालते हैं, यानी कि अभाज्य खंडों की संख्या, अभाज्य खंडों की संख्या, नंबर ऑफ प्राइम डिविजर्स, ये कैसे ज्ञात। नंबर ऑफ प्राइम डिविजर का मतलब हो गया कि किसी भी नंबर को फ्रैक्शनेट करने में या टुकड़े करने में कितने प्राइम नंबर्स का योग यहाँ पे हुआ है। यानी कि देखिए जैसे एक सिंपल क्वेश्चन ले हम लोग, 180 ले लेते हैं कि 180 है, उसके कितने प्राइम नंबर ऐसे हैं जिनको यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो 180 आ जाएगा। देखिए सबसे पहले 2 का भाग देंगे आप 90 आएगा, 2 का भाग देंगे आप 45 आएगा, अब आप 3 का भाग देंगे यहाँ 15 आएगा, यहाँ 3 का भाग देंगे यहाँ 5 आएगा, यहाँ 5 आएगा और यहाँ 1। कहने का अर्थ हो गया कि यहाँ पे यदि आप बात करेंगे, ठीक है, तो यानी 1 2 3 4 5, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, ये देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर यहाँ पे आ गए 5 ऐसे प्राइम फैक्टर हैं जिनको यदि मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपके पास जो है ये 180 मिल जाएगा। सिंपली इन्हीं क्वेश्चन का यही मतलब होता है, और इन क्वेश्चन के माध्यम से आप देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिए इसी में अगला क्वेश्चन देखिएगा, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर में यदि हम लोग अगला क्वेश्चन लें तो देखिए कोई भी क्वेश्चन आप यदि लेंगे तो किस तरीके से इसके क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व कर पाएंगे, इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपने ले लिया 360 के कितने प्राइम फैक्टर्स हैं, आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, अब कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन है 360 के प्राइम फैक्टर कितने हैं, आप डिवाइड कीजिएगा 2 से, ठीक है, आप 180 आएगा, 180 या 90 या 2 45 या 3 या 15 या 3 या 5 या 5 और या 1। यानी यहाँ देखिएगा कि आपके पास यहाँ आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 टाइम्स, फिर 3 है वो टाइम्स 1 2 3 4 5 6, यानी कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर जो है वो आ गए 6, यानी 6 ऐसे नंबर हैं जिनसे मिल करके आपका 360 बना है। ऐसे ही हम लोग नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। अगली स्लाइड, आगे कॉन्सेप्ट देखिएगा, इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक फॉर्मूले, महत्वपूर्ण बीजीय सूत्र। महत्वपूर्ण बीजीय सूत्र में देखिएगा आप सबसे पहले a प्लस बी का जो होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ये सब ने पढ़ रखा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पे बात करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस। आप मुझे एक बात बताइए, यदि इस क्वेश्चन में यदि मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लूं और यदि मैं इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लूं, तो क्या मैं तीसरा फॉर्मूला बना सकता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी को देखिए, पहले ये लिखेंगे हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, देखिएगा इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जो आ जाएगा वो आ जाएगा
ए स्क्वायर यहाँ 2 बार है, बी स्क्वायर यहाँ 2 बार है, तो यानी यहाँ आ जाएगा 2 ए स्क्वायर। तो आपके पास एक नया फॉर्मूला बन के आ गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर टाइम्स ऑफ a प्लस। तो इस तरीके के छोटे छोटे फॉर्मूले आप याद रखें। इसी से संबंधित मैं और इसमें और ऐड करता हूँ। जैसे सपोज करिए कि मैंने लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल, इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो ये लिख दिया मैंने, माइनस लिया और इसको ओपन किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए जो लिखा है मैंने, इस माइनस को अंदर एंट्री कराते हैं और अंदर एंट्री में क्या होगा, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस 2ab, यानी कि ये तो कैंसिल हो गया, 2ab और 2ab हो गया 4ab। यानी एक नया फॉर्मूला बन करके आ गया, वो आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज, ये एक फॉर्मूला बनकर आ गया। यानी ऐसे फॉर्मूलों को आप इस तरीके से देखिए, वैसे तो ये फॉर्मूले याद हो जाते हैं आपको, लेकिन फिर भी यदि याद नहीं होते हैं तो आपको करना क्या है कि इन फॉर्मूलों को डेराइव कर करके देखना। इनसे रिलेटेड मैं बेसिक क्वेश्चंस भी यहाँ लूँगा। देखिए आप यदि बैंक की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी सिविल डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं आप, तो ये सबसे ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से फॉर्मूले वाइज तो स्ट्रॉन्ग रहें। देखिए जब आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो यदि फॉर्मूला वाइज यदि आप स्ट्रॉन्ग हैं, यानी आपके फॉर्मूले बहुत अच्छे हैं, तो आप वहाँ घबराते नहीं हैं। फिर आपके कॉन्सेप्ट और आपकी प्रैक्टिस एग्जाम में क्या काम करता है, एग्जाम में काम करता है कि आपके फॉर्मूले कैसे हैं, आपकी प्रैक्टिस कैसी है। इसके अलावा तो एग्जाम में कुछ बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस होती नहीं। देखिए आगे हम लोग इसको इसी से रिलेटेड और क्वेश्चंस करते हैं। आगे देखिएगा, अब इसी एल्जेब्रिक फॉर्मूले में हम लोग कुछ और ऐड करते हैं। ठीक, अब देखिए एल्जेब्रिक फॉर्मूले में यदि कुछ ऐड करने की बात आती है तो अब हम ऐड करेंगे कि ये जो फॉर्मूले जो हमने बनाए हैं इसके आगे भी क्या कोई फॉर्मूला होता है। जी हाँ, आगे भी फॉर्मूले होते हैं। जैसे a प्लस बी का जो क्यूब है ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक है, इसको कई लोग, बहुत से लोग खोलते भी हैं कि भाई इसको ओपन कर दीजिए, इसको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यूँ भी लिख सकते हैं आप, इसको यूँ भी लिख सकते हैं। इसका अर्थ क्या हो गया, सीधा सीधा इसका सीधा सीधा अर्थ हो गया कि आप इस फॉर्मूले को यूँ भी याद कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग टाइप से ये फॉर्मूले यूज होते हैं, और मैं आपको बताऊं कि इससे ये सारे फॉर्मूले बताने में, जैसे सपोज करिए कि कोई क्वेश्चन आ गया कि x प्लस 1/x जो है आपको दे रखा है 2, और आपको वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला याद होना है। जैसे मान लो मैं अप्लाई करूँ यदि, तो देखिए x प्लस 1/x जो है इसकी क्यूब करेंगे और इधर भी क्यूब करेंगे। मैथमेटिक्स में यदि आप लेफ्ट और राइट में सेम ऑपरेशन कर देते हैं तो फिर आपको किसी भी क्वेश्चन को गलत नहीं माना जाएगा। देखिए इसको आप ओपन कीजिएगा, इससे a क्यूब x क्यूब प्लस b क्यूब 1x क्यूब प्लस 3ab x इंटू 1/x और x प्लस 1/x इज 8, 2 का क्यूब है। ये x से x कैंसिल हो गया। इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, इसकी वैल्यू है 2, यहाँ से आप रखिएगा 2, यानी ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू 2 की वैल्यू 2 बराबर 8। यहाँ पे हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 8 माइनस, दैट इज x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू 2। यानी यहाँ पर आपके पास x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू आ गई, वो आ गई 2। तो देखिए
इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से, इस फॉर्मूले को हमने अप्लाई किया है। देखिए इसमें और भी फॉर्मूले होते हैं, जैसे आप अगला फॉर्मूला लेंगे इसका, देखिए अगला फॉर्मूला है कि यदि a माइनस बी का होल क्यूब यदि पूछा जाए तो क्या होगा। a माइनस बी का होल क्यूब यदि पूछा जाए तो क्या होगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a माइनस, इसको आप ओपन भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे आप लिखेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब, उसके बाद आप लिखेंगे देखिए माइनस 3a स्क्वायर बी, और ये दोनों माइनस है तो 3a। इस तरीके से भी इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी देखिए ये हो जाएगा a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये फॉर्मूले भी बहुत काम आते हैं। जैसे सपोज करिए कोई क्वेश्चन दे रखा है आपको कुछ इस तरीके से 121 प्लस 9, 121, जैसे आपको मैं एक डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। आप डिफरेंट क्वेश्चन लीजिएगा इसका कि a क्यूब प्लस बी क्यूब, एक फॉर्मूला और लिखते हैं पहले इससे संबंधित, a क्यूब माइनस बी क्यूब a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यदि आपसे ये पूछा जाता है कि इस क्वेश्चन पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है, तो इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इस चीज को हम लोग लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ये है कि सपोज करिए कि यहाँ दे रखा है 129 मल्टीप्लाई 129 मल्टीप्लाई 1 प्लस 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। ये क्वेश्चन है, नीचे आपके पास लिखा है। ये हो गया देखिए एक क्वेश्चन का फॉर्मेट हो गया जो कि टफ सा क्वेश्चन बनता जा रहा है। और यहाँ पे हो गया, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे 129 मल्टीप्लाई 129 प्लस 129 इंटू 11 प्लस 11 इंटू 11, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप यदि देखेंगे तो ये खतरनाक क्वेश्चन लगता है, लेकिन यदि आप ध्यान देंगे तो ये देखिए 129 को आप a मान लीजिए और 11 को आप b मान लीजिए, तो देखो सिंपली ये क्वेश्चन बन गया a क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन, ये देखिएगा a स्क्वायर, ये हो गया प्लस ए बी और ये हो गया बी स्क्वायर। यहाँ देखिए यदि प्लस है तो यहाँ पे माइनस आता है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन फ्रेमिंग में। तो आप देखिएगा यहाँ पर जो है माइनस आएगा। तो इस क्वेश्चन को जब अप्लाई करोगे आप तो ये देखिए यहाँ पे हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आया था a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और आप ये देखिएगा इस क्वेश्चन में ये आपसे ये कैंसिल हो गया, अब आंसर आ गया a प्लस बी, और a है आपका 129 और b है आपका 11, तो 40 जो है आपके पास आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चंस को आप आसानी से डील कर सकते हैं। तो ये अलजेब्रिक फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान भी रखने हैं, काम भी आएंगे। और ये फर्स्ट लेक्चर है मेरा इस टॉपिक पे, नंबर सिस्टम पे। आगे के जो टॉपिक्स जो आएंगे, आगे के जो लेक्चर्स आएंगे उन पे मैं पूरा का पूरा और कवर करूंगा। आगे देखिएगा इसी कड़ी में। अगली स्लाइड लेते हैं। इस नंबर ऑफ डिविजर्स, नंबर ऑफ डिविजर्स कैसे निकालते हैं, यानी कि नंबर ऑफ डिविजर्स मतलब होता है कि आपको किसी भी नंबर के कितने डिविजर हो सकते हैं। जैसे मैं एक सिंपल क्वेश्चन यदि आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि 10 जो है वो किस किस से डिवाइड हो जाएगा। 10 देखिएगा 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा 10 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 10 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 10 है जो 5 से भी डिवाइड, 6 7 8 9 और 10 है जो 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो नंबर ऑफ डिविजर यानी भाजक जो है इसको विभाजित जो कर सकते हैं वो 4 नंबर कर सकते हैं। इसके अलावा तो 10 को कोई डिवाइड नहीं कर सकता। तो आगे देखिएगा, हम लोग आगे इस क्वेश्चन करते हैं कि यदि हमें ऐसे ही यदि कोई बड़ा क्वेश्चन करना पड़ गया तो बड़ा एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि नंबर ऑफ डिविजन निकालने के लिए
कितना मतलब हमें याद करना पड़ेगा कि किस किस का, और हो सकता है कि एक आधा छूट भी जाए उसमें से। मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। आप क्या करें, 10 के फैक्टर करें, और 10 के फैक्टर हो गए 2 × 5, ठीक है। अब देखिए 2 की पावर भी 1 है और 5 की पावर भी 1 है। अब आप क्या करेंगे, जो पावर दे रखी है उसमें आप 1 ऐड करें, तो 2 × 2 यानी कि आंसर आ गया 4, यानी कि 10 के जो डिवीजर हैं वो आ गए 4। सपोज करिए कोई बड़ा क्वेश्चन आ गया और उस बड़े क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ डिवीजर्स निकालने पड़ गए। सपोज करिए कि जैसे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं कि 180 जो है इसके भाजक बताओ, यानी कि हालत खराब हो जाएगी यदि हम लोगों ने इसको तरीके से करना शुरू किया, क्योंकि 180 जो है दो, एक का भी भाग जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 5 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा। कहां तक काउंट करेंगे आप लोग? और नंबर ऑफ डिवीजर काउंट करते समय यदि एक भी गलत हो गया तो ऑप्शन तो आपको मैच करेगा नहीं। तो इस तरीके से हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसका 180 को डिवाइड करते हैं। देखिए 90, 2, 45, 3, 15, 3, 5, 5, 1, यानी हम लोग देखिए यहाँ पे लिख क्या सकते हैं। सबसे जरूरी जो चीज है वो तो ये है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 180 को क्या लिख सकते हैं, 180 को आप क्या लिख सकते हैं, 180 का जो लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर के रूप में। वही फैक्टर्स कैसे कैसे हुए इसमें देखिए, 180 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3 नहीं, सॉरी 2 की पावर 2, यानी 2 × 2 है, फिर 3 × 3 है और फिर 5 है। यही है, 2 × 2 है, 3 × 3 है और फिर 5 है। इसका मतलब हो गया कि इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2 × 5। अब देखिए जब मैंने 180 को यूं लिख दिया कि 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2 × 5 की पावर 1, तो अब मेरा एक सीधा सा कॉन्सेप्ट बनता है कि आप इनमें 1 जोड़िए, 2 + 1, 2 + 1 और 1 + 1, यानी ये आ जाएगा 3 × 3 × 2, 3 × 9, 9 दूनी 18, यानी यहां पर आपके पास नंबर ऑफ डिवीजर आ गए 18, नंबर ऑफ डिवीजर आ गए 18, यानी कि इसमें पर्टिकुलर जो नंबर्स हैं जिनका भाग जाएगा वो नंबर होंगे 18। दोस्तों वैसे ही एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को करते समय आप एक चीज का बहुत ध्यान रखें कि नंबर ऑफ डिवीजर निकालना इतना थोरोली इतना आसान नहीं है कि आसानी से आप नंबर ऑफ डिवीजर निकाल लेंगे और उसके बाद आपका आंसर भी मैच कर जाएगा। लेकिन यदि आप इस शॉर्टकट को यूज करेंगे, जैसे इसमें करना क्या है कि जो नंबर दिया गया है उसके आपको क्या करना है, प्राइम नंबर्स का भाग देना है। प्राइम नंबर्स का भाग देने के बाद आपके पास जो आ गया वो आ गया 18। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है इंपॉर्टेंट एल्जेब्रिक फॉर्मूले। इंपॉर्टेंट एल्जेब्रिक फॉर्मूले, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट एल्जेब्रिक फॉर्मूले जो हमने अभी डिस्कस किए थे, कितने टाइप के एल्जेब्रिक फॉर्मूले होते हैं, किस किस तरीके से, वो सारे ये स्लाइड हमने डिस्कस कर ली। आपको करना क्या है, इसमें जैसे कोई क्वेश्चन आ जाए उसको बड़े ध्यान से करना है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन दे दिया आपको कि 1999 इंटू 1999 इंटू 1999 प्लस 1 × 1 × 1, और अब नीचे जैसे मैंने आपको दे दिया ठीक है। इसमें आप देखिएगा थोड़ा, देखिए यहाँ पे जो आ रहा है 1999, फिर आप लेंगे, आप इसके नीचे आप जो लेंगे वो माइनस लेंगे। आप इसको पूरे को एक बार रफ करते हैं। देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे 1999 और 1900, यहाँ पे आप लिखेंगे 999 × 1 + 1 × 1, यूं लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे इसको आप a मानिए, बड़ा क्वेश्चन है, और इसको आप b मानिए। ये 3 बार है तो आ गया a³ और ये 3 बार है तो आ गया b³ अपॉन ये आ गया a² - ab + b²।
ऊपर वाले को यदि आप खोलेंगे तो क्या आएगा, यहां आएगा a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे जो है वो है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों हो गए कैंसिल। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हो गया, आंसर आ गया a प्लस बी, और 1999 प्लस 1 आपके पास आ गया 2000, यानी कि ये 2000 आ गया आपका आंसर। तो इंपॉर्टेंट एल्जेब्रिक फॉर्मूले में आप इन स्लाइड्स का विशेष ध्यान रखें। आगे देखिएगा, अब है नंबर ऑफ जीरो। ये कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकाल। नंबर ऑफ जीरोज का मतलब क्या कि किसी भी संख्या को यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो इसमें जीरो कितने। सबसे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूं, यदि आप नॉन टेक्निकल मैथ्स ही पढ़े हुए हैं तो भी आप इसको कि बेटा फैक्टोरियल जो होता है ना, फैक्टोरियल, इसको समझिए। फैक्टोरियल का हिंदी में अर्थ होता है क्रमगुणित। फैक्टोरियल को हिंदी में बोलते हैं क्रमगुणित, और क्रमगुणित का मतलब क्या होता है, जैसे 5 फैक्टोरियल दे रखा है तो इसको लिखते हैं 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू, यानी कि हो गया 120। देखिए 5 चौक 20, 20 20 20 60 और 60, ये होता है फैक्टोरियल का असली मतलब। अब बात करते हैं कि ये तो ठीक है, समझ में आ गया लेकिन अब करना क्या है। करना ये है कि हमें ये बताना है कि 5 फैक्टोरियल में कितने जीरो। तो देखिए 5 फैक्टोरियल में जीरो निकालना वैसे तो आसान नहीं है, क्योंकि 5 फैक्टोरियल में जीरो निकालेंगे आप तो आपको सिंपली पता लग रहा है कि यहाँ तो एक ही जीरो है भाई। 5 फैक्टोरियल जो है उसको लिखेंगे तो 120 आएगा नंबर में। ये छोटा क्वेश्चन। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जीरो बनता ही कैसे। कॉन्सेप्ट देखिए, जीरो जो है हमेशा 2 और 5 से ही बनता है। 2 और 5 को गुणा करेंगे तभी आपके पास 10 जनरेट होगा, यानी कि एक जीरो जनरेट होगा। इसका सीधा सीधा अर्थ क्या हुआ, इसका सीधा सीधा अर्थ हुआ कि आप कहेंगे 4 और 5 से भी जनरेट होता है जीरो, लेकिन 4 और 5 को भी 2 गुणा 2 इंटू 5, यानी कि जोड़ा तो यही काम कर रहा है। आप कहेंगे 10 इंटू 2 से भी बनेगा तो 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। आप कहेंगे 20 इंटू 4 से भी जीरो बनेगा। तो देखो 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 और इंटू 2 इंटू 2, ये 4 हो गया। तो ये पेयर है, यानी कि 2 और 5 का जो पेयर है, इसके अलावा पूरी मैथमेटिक्स में कोई ऐसा डिजिट नहीं है जो जीरो बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो। नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कैसे निकालते हैं, मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि किसी भी फैक्टोरियल नंबर में किसी भी अंक की पावर कैसे निकालते हैं। जैसे सपोज करिए कि मुझे देना है कि 50 फैक्टोरियल जो है इसमें 2 है वो कितने बार आया है। यदि मैं ये बता दूं और ये बता दूं 50 फैक्टोरियल में 5 है वो कितने बार आया है, तो जितने जोड़े इसके बन जाएंगे 2 और 5 के, उतने जीरो हो जाएंगे सिंपली। फिर लास्ट में हम लोग एक काम करेंगे, क्योंकि 2 की संख्या तो बहुत अधिक हो जाती है। जैसे आपको मैं यहाँ समझाऊं कि नंबर ऑफ टूज जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। देखिए इतने छोटे से में देखो 1 2 तो यहाँ मिल गया और 2 यहाँ मिल गए, तो 3 है वो 2 है वो 3 बार मिल गया, लेकिन 5 एक बार मिला है इसलिए 1 जीरो आया है। इसको अब ध्यान रखिएगा कि हम लोग निकालेंगे कैसे। देखिए 50 में आप 2 निकालेंगे तो आप 2, ये महत्वपूर्णांक फलन यूज कीजिएगा। 50 बटा 2 का स्क्वायर, 50 बटा 2 का 50 बटा 2 का 16, 50 बटा 2 का 5 32, और 2 की पावर 5 होता है 32, 32 दूनी 64 फिर जाएगा नहीं। देखिए यहाँ हो गया 25, 2 की पावर 4। देखिए 2 की पावर 4 यानी 50 में 4 का भाग कितने बार जाएगा आप बताओ। 12 बार जाएगा, 12 चौक 48, 4 एकम 4, 1 4 दूनी 8, यानी पूरा तो 12 बार ही जाएगा। और ये 8 हो गए, 8 में कितने बार जाएगा, 6 बार, 8 6 48, तो ये 16 हो गए, 16 दूनी 32, 16 3 48, और ये 32 का जाएगा एक बार। तो 25 12 और ये जोड़ लीजिएगा, 25 और 2 27, 37, 37 और 6 43, 44 45 46 47, यानी कि टोटल जो है 2 है वो 47 बार आएगा। 47 बार जो है 2 आएगा इसमें 50 फैक्टर। अब 5 कितने बार आएगा इसको देखिएगा, 50 बटा 5, 50 बटा 5 का बस। आगे तो फिर वो 50 बटा 5 का क्यूब,
यानी देखिएगा, अब ये हो गया 10 प्लस ये हो गया 2 प्लस 12, यानी कि 5 है वो आएगा 12 बार, यानी एक्स की वैल्यू। तो ऐसे जो जोड़े हैं वो जोड़े कितने आ गए, जोड़े आ गए 12, तो यानी कि 12 जीरोज होंगे, 12 जीरोज होंगे में 12 जीरो होंगे आपके 50 फैक्टर। अब देखिए आपको 2 की पावर निकालने की जरूरत भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यदि आप यह निकाल लेते हैं कि 5 कितने हैं, तो 2 तो आपको बहुतायत में यानी कि आपको प्लेंटी नंबर्स में मिल जाएंगे। तो आप अगला देखिएगा, इसी क्वेश्चन को हम लोग अगले तरीके से सोल्व करते हैं। देखिए देखिए आगे हम यदि इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करें कि 100 फैक्टोरियल में कितने जीरो हैं, ठीक है। देखिए ये तरीके होते हैं, ये सिंबल होते हैं फैक्टोरियल के लिखने के। जब वैसे तो तरीका क्या है, आप यदि सिंपल ही यदि करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, आप करेंगे 100 बाई 9, आप जाएंगे, जो कि इम्पॉसिबल है मल्टीप्लाई करना, ना कि तो ये कैलकुलेटर की रेंज में आता है और ना ही आपके मोबाइल की रेंज में आता है। यदि आप किसी भी डिजिटल कैलकुलेटर को यूज करेंगे 15 डिजिट से ज़्यादा, उसमें कहने का अर्थ ये हो गया कि इसको आप बिना शॉर्ट ट्रिक के, बिना मेथड के कर ही नहीं सकते। इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें कितने जीरो आएंगे। तो हमने पहले देखा था कि नंबर ऑफ टूज, जब नंबर ऑफ टूज का पता लग जाता है तो उसके बाद नंबर ऑफ 5 निकालते हैं, लेकिन नंबर ऑफ 5 ना निकालें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि नंबर ऑफ 2 और 5 दोनों क्यों निकालें हम, हमें पता है कि 2 और 5 रेस्पॉन्सिबल है, 2 हमें मिल जाता है तो बहुत सारा मिल जाता है, यानी कि आपके पास 2 नंबर ऑफ 2 जो है बहुत सारे मिल जाते हैं, तो हम 5 निकाल लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो हम लोग 100 फैक्टोरियल में 100 जो है इसमें 5 से डिवाइड, फिर 5 का इसका, इस मेथड को जरूर ध्यान रखेंगे। फिर 100 में 5 की, देखिए यहाँ पे 20 और यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा ये 0, यानी कि आपके पास, यानी कि यहाँ पे सिंपली आपके पास जो आ गया वो आ गया 20, यानी 5 की पावर 20, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे वो होंगे 20। तो फैक्टोरियल में यदि आप नंबर ऑफ जीरोज निकालना चाहते हैं 24। अगला देख, आगे देखिए यदि 1000 फैक्टोरियल यदि आपको क्वेश्चन दिया गया होता कि 1000 फैक्टोरियल यूं दिया होता या आपको यूं दिया होता 1000 फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे, 1000 फैक्टोरियल का मतलब हो गया कि आपको इसमें जीरो निकालने होते फैक्टोरियल में, तो आप करते कैसे, 1999, 998 और 1 तक। ये तो इम्पॉसिबल है कि आप इस तरीके से मल्टीप्लाई तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि यदि 24 जीरो 100 फैक्टोरियल में आ गए तो आप सोचिए कैलकुलेटर की रेंज 15 डिजिट की है, ये कितना लंबा नंबर जाता है। तो कहने का अर्थ हो गया कि इसका जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा वो 100 अपॉन 1000 अपॉन 5, 1000 अपॉन 5 इसको 5 1000 अपॉन 5 की पावर 4, ठीक है, 1000 अपॉन 5 की पावर 5, यानी कहने का अर्थ हो गया कि यहाँ आ गया देखो 200, यहाँ आ गया देखिए 25, 25 चौक 100 40, यहाँ आ गया देखो 125 आ गया, 125 125 125, यानी ये 125 का 1000 में भाग देंगे तो 8 बढ़ जाएगा, क्योंकि 125 को यदि आप 8 से गुणा करेंगे तो 1000 आएगा, 8 पंजे 40, 4 8 दूनी 16 4 20, 2 8 8 8 8 10, 8 बढ़ जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 की पावर 4 625 जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, और आगे ये बड़ा नंबर है, ये छोटा है तो ये आ जाएगा, यानी कि आपके पास आएगा 249, यानी कि 5 की पावर 249, यानी कहेंगे कि नंबर ऑफ जीरो जाएंगी वो आएंगी 29। कहने का अर्थ हो गया सिंपली कि जिस नंबर में, जिस फैक्टोरियल नंबर में 249 जीरो यूनिट डिजिट साइड में आएंगी, इकाई अंक साइड में,
यानी कि आप यदि नंबर को लिखते हैं तो राइट साइड में आएंगे, तो उस नंबर को बिना किसी ट्रिक के, बिना किसी मेथड के तो कैलकुलेट करना संभव नहीं। ये नंबर सिस्टम का ये बहुत महत्व हुआ। हम 1 बाय 1 करके ने एक एक चीज़ें देखी हैं, प्लेस वैल्यू देखी, फेस वैल्यू देखी, जातीय मान, स्थानीय मान, जीरो कैसे निकालते हैं। अगली स्लाइड लेते हैं, आगे देखिए रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में सब। सिंपली मैंने आपको पिछली स्लाइड में जब नंबर्स का क्लासिफिकेशन बताया था, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में भी पूरा अपरिमेय और परिमेय का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था। रेशनल ऐप, देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, अपरिमेय संख्याओं के जो एग्जाम्पल है, एक तो पाई है और एक एक्सपोनेंशियल ई है। इनकी वैल्यू आपने देखी होगी 3.14 डॉट 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 और इसकी 2.2, ये आगे तक चलता। यानी इसका मतलब ये हो गया कि रेशनल इरेशनल। अब इसका सिंपली प्राइमरीली यदि कोई पूछता है कि देखिए पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दें हम लोग इसको, और क्यू जहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए, ये फर्स्ट डेफिनेशन है इसकी। और यहाँ पे जो डेफिनेशन है, मैं एग्जाम्पल बाद में लेंगे, कि देखिए यहाँ पे ये जो नंबर्स होते हैं, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में, पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते, ठीक है। पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते ये नंबर्स, और इन नंबर्स को फॉर्म में लिख सकते हैं। सेकंड जो इसकी डेफिनेशन है वो है कि डेसिमल के बाद, यानी कि जो दशमलव आ जाता है उसके बाद सेम नंबर आता है, ऐसे नंबर इसमें आते हैं। और इसमें देखिए डेसिमल के बाद, यानी सेकंड जो इसमें भी फर्स्ट ये है, सेकंड है कि डेसिमल के बाद यानी कि कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती, नंबर बिल्कुल डिफरेंट वे में अपीयर होता है। थर्ड जो है इसमें ये है कि नंबर जो है वो डेफिनेट टर्मिनेट हो जाता है, यानी कि जैसे 1/2 है, यानी कि आ गया 0.5, लेकिन इसमें नंबर जो आएगा वो थर्ड वो ये होगा कि 0.5565001111, मतलब टर्मिनेट होता ही नहीं है, साथ में रिकरिंग भी नहीं होता, यानी कि आवर्ती भी नहीं होती। तो ऐसे केस में हम लोग ऐसे ही संख्याओं, अपरिमेय संख्याएं। अगली स्लाइड लेते हैं। अब देखिए यूनिट डिजिट, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है यूनिट डिजिट। का मतलब क्या, इकाई अंक कैसे ज्ञात करें। पहले मैं आपको 3 स्लाइड्स में यूनिट डिजिट देखिए। सबसे पहले मान लो आपने लिखा 520, तो आपका जो यूनिट डिजिट है वो क्या हुआ, इसको बोलते हैं इकाई अंक। यही तो है यूनिट डिजिट। अच्छा, ये यूनिट डिजिट आपके पास आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल, इसका सीधा सीधा मतलब यह है इकाई अंक। किन्हीं नंबर्स को ऐड करके आया है, मल्टीप्लाई करके आया, जो भी करके आया है, लेकिन अब हमें बहुत सारे नंबर्स अपीयर करवाएगा और हमसे पूछेगा। जैसे मान लो सपोज हमने एक क्वेश्चन लिया 256 625 628, आपको बताना है कि यदि मैं इस नंबर को इस तरीके से मल्टीप्लाई करूं तो यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो सिंपली इसका सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि ये जो 6 लिखा हुआ है, ये जो 5 लिखा हुआ है, ये जो 8 लिखा हुआ है और ये जो 1 लिखा हुआ है जो कि इकाई में है, इनको ही मल्टीप्लाई कर लें। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया 30 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर 1 आ गया। अब मैं इन्हीं इकाई को ही मल्टीप्लाई कर लूँ, 0 × 1, यानी मेरे पास आंसर। यानी कि इस तरीके के जो क्वेश्चन ऐसे सोल्व किया जाता है कि आप सिंपल जो क्वेश्चंस होते हैं आप उनको इस तरीके से करें। अब अगली स्लाइड लेते हैं। अब देखिए इकाई अंक ही हमें अब निकालना है, इकाई अंक ही निकालना है। और इकाई अंक में करना क्या है, इकाई अंक में सिंपली हमें इकाई अंक का जो मेथड है उस मेथड में सिंपल तरीके से इकाई अंक का पूरा जो प्रोसीजर है उसको समझते हैं। अब देखिए सबसे पहले इकाई अंक जो हमने पिछला क्वेश्चन, थोड़ी बहुत आसान है कि आप नंबर्स को डिवाइड कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए यूनिट डिजिट, तो आपको आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं यदि कोई नंबर ही ऐसा आ जाए जिसका इकाई अंक निकालना ही इस तरह डिफिकल्ट हो, तो देखिए मैं आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ इकाई अंक।
देखिए सबसे पहले नंबर्स को डिवाइड करते हैं 1 2, इसको डिफरेंट कलर से लेते हैं, समझिए 1 3 4 5 6 7 9। इन नंबर्स को यदि आप क्लासीफाई, ये नंबर्स डिवाइड हो जाएंगे पार्ट्स में। कौन कौन सा? सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं 1 5, इन 4 नंबर्स को रखें। 1 आ गया हमारे पास, देखिए जो जो आ गया उसको लिख, 1 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। और यदि मैं बात करूं कि इकाई अंक ज्ञात करना हो, और इकाई अंक में यदि हमें इस तरीके से इन नंबर्स के, यानी इन नंबर्स के ऊपर तो यदि कुछ भी पावर होगी तो इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, ये खुद ही होंगे। आप जो चाहे पावर ले लीजिए, इनका इकाई अंक नहीं बदल, क्योंकि एक को कितने बार भी मल्टीप्लाई कीजिए एक ही जनरेट करेगा, 0 को कितने बार भी मल्टीप्लाई कीजिए 0 जनरेट करेगा, 5 का भी यही सीन है, 6 का भी यही सीन है। अब बात करते हैं, अब इसमें से सम संख्या उठा लीजिए, यहाँ पे 2 4 8, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अब में ले लीजिएगा आप, यानी 2 आप लेंगे, उसके बाद 4 आप लेंगे, और उसके 8 लेंगे, उसके बाद 3 7 और 9, 3 7 और 9, ये बच गया। अब देखिए इसमें क्या करना है, हमें करना ये है कि इन नंबर्स में से यदि कोई नंबर आ जाए तो सिंपली यदि मैं एक ही रूल से यदि समझाना चाहूं, तो जैसे मान लो सपोज लिखा हुआ है 15,627 और इस पे लिख दिया 105। आप बताइए, यदि आप 105 बार तो इस नंबर को लिखेंगे नहीं, तो इसका सिंपल तरीका होता है कि आप जो दिया गया है, जो यहाँ पे पावर दी गई है, इसमें 4 का भाग दे लें, 4 दूनी 8, 4 6 24, यानी आपके पास शेषफल 1 आ गया, और जो शेषफल आ गया उसको आप इस पे रख दीजिए, यानी आपका आंसर आ गया 7। ये जो रेस्ट ऑफ नंबर लिखा हुआ है इसका कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ इकाई अंक जो है हमेशा इकाई अंकों को गुणा करने से आता है, यूनिट डिजिट्स को मल्टीप्लाई करने से आता है, इसलिए इसका कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं। अब देखिएगा आगे कि यहाँ पे एक 7 की, यानी यहाँ पे जैसे देखिए, यदि मैं ये लिख दूं आपके सामने कि 15,627 की पावर 105, और एक क्वेश्चन में लिख दूं 7 की पावर 105, ये क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है। इन क्वेश्चन में आंसरिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि आप इकाई अंक, अब जैसे एक क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है छात्र कि सर एक बात बताइए, ऐसा क्यों होता है कि किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट निकालने के लिए, जो कि बड़े नंबर होते हैं, केवल और केवल 4 से भाग दिया जाता है। मैं इसका आंसर आपको देता हूं। देखिए यदि आप इसका आंसर यदि करेंगे तो आप देखिएगा, देखिए आप इसमें एक चीज लीजिए, जैसे 2 की पावर 1 होती है हमेशा 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, और 2 की पावर 4 16। यहाँ आप नोट कीजिएगा, पहले इसी को 2 की पावर 5 होती 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 10 1024, ये 1024, 1024, 2 की पावर 11 है 2028, 48, 40, और 2 की पावर 12 है वो है 4006। आपको क्या इसमें एक चीज समझ में आई? इसमें एक चीज आप नोट करिए कि यहाँ पे ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, यानी कि आप देखिएगा एवरी फोर्थ पावर ऑफ एनी डिजिट, यानी एवरी फोर्थ पावर ऑफ एनी डिजिट ऑलवेज रिपीट।
यानी कि हर चौथी पावर जो है हमेशा रिपीट होती है। तो जैसे ही हमने एक क्वेश्चन लिखा था और आपने एक क्वेरी जनरेट की थी कि सर आप बताइए 15,627 की पावर जब आपने 105 लिखी, या फिर आपने कहा कि 7 की पावर 105, एक ही बात है, 105 में आप 4 का भाग दीजिएगा। तो आपको मैंने भाग दे के दिखाया कि ये आ गया, ये 25, 4, 6, 24, आपके पास शेषफल आ गया 1। और इस शेषफल को आपको क्या करना है, इसी शेषफल को आपको क्या करना है, आपको 7 की पावर 1 रखना है और आपका आंसर आ गया 7। तो आपको क्या करना था, इसमें सिंपली आपको 4 का भाग देना था। 4 का भाग देने के बाद में जैसे मान लो और कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मान लो आपने क्वेश्चन लिया 15,625 की पावर 190 व्हाटएवर। लेकिन आप इसमें ध्यान दीजिए, इसमें आपने अभी मैंने एक चीज बताई थी कि 5 एक ऐसा डिजिट है जिसकी पावर चाहे आप कुछ भी ले लीजिए, ये यूनिट में आपको 5 ही देगा। ठीक है, आप चाहे तो आप 198 में भाग दे लीजिए 4 का, 4 चौक 16, 4 8 32, 4 9 36, आपके पास शेषफल 2 बच गया। और आप 5 पर यदि आप 2 लगाएंगे तो ये आ गया 25, आपके पास क्या आ गया, अगेन आप आंसर 5 ही आ गया। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी में। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं कि सपोज करिए कि आप इसमें क्वेश्चन लेना चाहते हैं कि 812562 पावर 105 जो भी आपको इसका लेना चाहे। तो मैंने आपको सिंपली एक तरीका बताया कि आप 105 में 4 का भाग दीजिए, 4 दूनी 8, 2 25, 4 6 24, यानी एक शेषफल। तो आप ये जो इकाई है इस पे आप एक। अब पता है इसमें क्वेश्चन जनरेट क्या होता है स्टूडेंट का कि सर क्या हमेशा ही इकाई अंक हम लोग जो शेष बचेगा। जैसे एक क्वेश्चन देखो गलत कैसे होगा, जैसे मान लो सपोज दे रखा है 15,622 और पावर दे दी 16। आप क्या कहेंगे कि सर आपने बताया कि 16 में 4 का भाग दो, शेषफल 0, तो इसके ऊपर 2 के ऊपर 0 रखो, आंसर आ गया 1। ये जो है ये बिल्कुल ही गलत बात। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जब भी आपकी 4 से भाग देने पर जो आप पावर जो है पूरी तरह डिवाइड हो जाती है, तब आप ऐसा नहीं करें। क्यों? क्योंकि 2 की पावर कितनी भी रख दे 1 तो कभी नहीं आएगा। तो आपको उस केस में जब पूरा डिवाइड हो जाए और आपका शेषफल आ जाए 0, जब शेषफल आ जाए 0 तब आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 की पावर 4 रखनी है, 16, यानी कि आपका यूनिट डिजिट 6। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से करें, अच्छे से इसका ध्यान रखें। जैसे मान लो मैं आपके और क्वेश्चन कराता हूं, जैसे देखिए 373 पावर 198। अब आप क्या करेंगे, 4 का 1988 में 4 का भाग देंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 7 28, शेषफल आ गया 0। शेषफल जब 0 आ गया तो आपने ये सीख रखा है, सर आप ही ने बताया था कि आपको इसके ऊपर 0 रखना है। ये गलत बात। आपको क्या करना है, जब भी पूरा डिवाइड हो जाए 3 रखेंगे। 3 वैसे मल्टीप्लाई नहीं होता तो यूं करिए, 3 को 3 से करिए 9 और 3 को 3 से करिए 9, क्या आ गया 81। यानी आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 81। यानी 3 की पावर 4, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 9 और ये भी 9, यानी कि 81। तो आपका आंसर आ जाएगा 1। यानी आपका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा 1। इस तरीके से जो उत्तर आया है, जो उत्तर आया है ये आया है पावर जो है 4 रखने पर। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक का जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा ये आज कंप्लीट हुआ। दोस्तों देखिए इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप जितने भी एनडीए मैथमेटिक्स के एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी आईआईटी जेईई एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी एसएससी सीजीएल के एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी अदर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये लाइव सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों आप अपने दोस्तों तक भी इस वीडियोज़ को पहुंचाएं।
और माँ भारती के कृतज्ञ रहे, हमेशा अपने देश से प्रेम करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।